हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर जो कि हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये समझेंगे कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को एक नई दिशा दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किस तरह से डेमोक्रेसी के बारे में लोगों को अवगत कराया, कैसे वहाँ के लोगों ने पूरे विश्व को एक नया विचार दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग बात करेंगे मोनार्की सिस्टम की। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो मोनार्की सिस्टम था वह है बहुत पहले से चला आ रहा था। जैसा हम जानते हैं कि वर्ल्ड के बहुत से कंट्री में मोनार्की सिस्टम ही था। बाद में लोगों में जब जागरूकता बढ़ी, लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, अपने राइट्स के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे, इक्वलिटी के बारे में जानने लगे, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जानने लगे कि क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो लोग जो है मोनार्की सिस्टम को क्या किए, बिल्कुल ही इसको हटाने की कोशिश किए, हटाए भी। तो इसमें हम लोग सीखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, आखिर फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ क्यों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ जानेंगे कि फ्रांस में जब रेवोल्यूशन था तो रेवोल्यूशन में लुईस 16, यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, ये लुईस 16 वहाँ के किंग का नाम था, वहाँ के एम्परर का नाम था, वहाँ के राजा का नाम था लुईस 16। चूंकि जो भी वहाँ पे राजा होते थे तो उनका नाम लुईस फर्स्ट, लुईस सेकेंड, लुईस थर्ड, ऐसे करते करते जो है वो लुईस 16 तक चला। तो लुईस 16 ये नाम था उस समय के राजा का। 20 इयर्स, जब वो 20 साल के थे तभी वो फ्रांस की गद्दी पर बैठे, यानी फ्रांस के वो राजा बन गए। और उनका विवाह ऑस्ट्रियन प्रिंसेस यानी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिटी से उनका विवाह हुआ। तो स्टूडेंट्स, उस समय जब इनका विवाह हुआ लुईस 16 का, तो फ्रांस की जो ट्रेजरी थी, जो वहां का खजाना था, वो पूर्णतया समाप्त हो चुका था, खाली हो चुका था। ठीक है, खाली इसलिए हो गया था कि फ्रांस जो है, ब्रिटेन, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने विश्व के अधिकतर कंट्रीज को कैप्चर किया हुआ था। उसने अमेरिका की भी अमेरिका में भी जो है वो कैप्चर किया हुआ था, कई जगहों पर उसने कॉलोनी बनाया था। तो वही फ्रांस के जो राजा थे उन्होंने ब्रिटेन से ये कहा कि आप जो है, जो कॉलोनी आप बनाए हैं, जो यहाँ के लोगों पर अत्याचार, देखिए कॉलोनी, इंडिया भी कॉलोनी थी ब्रिटेन की, आप जानते हैं। और कॉलोनी, जब कोई देश यानी ब्रिटेन जब किसी को भी कॉलोनी बनाता है, किसी भी कंट्री को कॉलोनी बनाता है, तो वो क्या करता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा वो प्रताड़ित करता है। वहाँ की जो मतलब खाने हैं, जो वहाँ पे रिसोर्सेज हम कह सकते हैं, रिसोर्सेज का भी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करता है। तो इस तरह से अमेरिका, वो फ्रांस ने कहा, ऐसा है कि ब्रिटेन से कहा कि आप जो है अमेरिका में जो कॉलोनी अपनी बनाए हैं उसको आज़ाद करिए जो है। तो इस तरह से फ्रांस ने अमेरिका की कॉलोनी, जो ब्रिटेन ने अमेरिका में कॉलोनी बनाया था, उसको आज़ाद कराया। और अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगा। अब देखिए, जब अमेरिका डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगा तो फ्रांस के लोगों ने कहा, भाई वाह, हमारे यहाँ तो अभी डेमोक्रेसी है ही नहीं है, हमारे यहाँ तो अभी मोनार्की रूल चल रहा है। तो मोनार्की रूल में हम लोग इस तरह से घिस पिट रहे हैं, हमको प्रॉब्लम हो रही है, हम गरीबी झेल रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहे हैं। लेकिन अमेरिका को क्या नाम है कि डेमोक्रेसी मिल गई है। तो हमारा जो राजा है, जो लुईस 16 है, वो अमेरिका को तो डेमोक्रेसी दिला रहा है, लेकिन हमारे लिए जो है कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो वहाँ के लोगों में भी ये जागरूकता आने लगी। तो देखिए, हम इसमें ये बात करेंगे कि वहाँ की जो सोसाइटी थी, जो फ्रेंच की सोसाइटी थी, वो किस तरह से, वहाँ पे क्या कंडीशन थी, आखिर में वो कौन सी रीजन्स थे, कौन से वो समस्याएं थी, व्हाट वेयर द प्रॉब्लम्स, व्हाट वेयर द रीजन्स, जो कि वहाँ के लोगों को रेवोल्यूशन तक लेके गए।
तो सबसे पहले हम लोग वहाँ का स्ट्रक्चर समझते हैं कि वहाँ की सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था, मतलब वहाँ की जो सोसाइटी थी उसका स्ट्रक्चर क्या था। वहाँ की सोसाइटी हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ की सोसाइटी स्टूडेंट्स तीन उसमें बटी हुई थी, मतलब वहाँ के लोग जो है तीन वर्ग में बटे हुए थे, जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। यानी वहाँ के लोग ये तीन स्टेट होते हैं और उस समय होते थे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब देखिए वहाँ के जो फर्स्ट स्टेट जो वहाँ का था, हम ये भी कह सकते हैं इसको कि जो ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेट है, तो राजा जो है चूंकि कोई भी वर्क करता था, लुईस सिक्सटीन कोई भी वर्क करते थे तो वो सलाह लेते थे। तो सलाह जब लेते थे तो उसे बोलते थे स्टेट्स ऑफ जनरल। स्टेट्स ऑफ जनरल क्या है, जैसे हमारे यहाँ संसद है तो वहाँ भी जो है स्टेट्स ऑफ जनरल होता था। तो स्टेट्स ऑफ, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, स्टेट्स ऑफ जनरल होता था। तो स्टेट्स ऑफ जनरल को जो है उसके तीन मतलब 3 हाउसेज होते थे, जैसे 3 सदन होते थे, कहने का मतलब है। तो उसी में कहा गया है कि जो फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है और थर्ड स्टेट है, तो फर्स्ट स्टेट में कितने लोग रहते थे, 300 लोग की रिक्वायरमेंट होती थी। और फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग आते थे, फर्स्ट स्टेट में आते थे स्पेशली क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब वहाँ के जो पादरी थे, जो वहाँ के पुजारी थे, जो चर्च में वहाँ पे पूजा करते थे, तो ये लोग जो है फर्स्ट स्टेट में आते थे, यानी कि इनका रुतबा बहुत ज़्यादा था। ये लुईस सिक्सटीन के बहुत ही करीब में रहते थे, बड़े क्लोज होते थे। तो आप जानते ही हैं कि जो लोग राजा के क्लोज में रहते हैं तो बिल्कुल ही या तो वो बहुत प्रॉस्पर रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। भाई ये बहुत पहले से ही देखा जा रहा है कि जो राजा के करीब में होगा, जो बड़े लोगों के करीब में होगा, जो राजा के करीब में होगा, जिसका रूल है अगर उसके करीब में है, मतलब उससे उसका रिलेशन बहुत अच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में यह निश्चित है कि वो पावरफुल होगा। तो यहाँ पे जो क्लर्जी थे ये बड़े ही पावरफुल होते थे, ये प्रॉस्परस भी थे, बड़े संपन्न थे, बड़े पावरफुल थे। दूसरा जो स्टेट आता है उसमें नोबेल्टी, उसमें कौन से लोग थे, नोबेल्टी के लोग थे। नोबेल्टी का मतलब होता है सामंत, सामंत का मतलब होता है आप समझ लीजिए कि हैज ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेरी गुड रिलेशन टू किंग लुईस सिक्सटीन। लुईस सिक्सटीन से इनका बहुत बढ़िया संबंध था। तो ये स्टेट, फर्स्ट स्टेट में कौन आ गए, ये आपके क्लर्जी आ गए। सेकंड स्टेट में कौन आ गए, नोबेल्टी आ गए। और बचता था थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट में बहुत से लोग आते थे, मैं आपको काउंट कराना चाहता हूँ कि थर्ड स्टेट में जो ट्रेडर थे, जो बिजनेसमैन थे, जो टीचर्स थे, यानी जो नौकरी पेशा में लोग थे, जो व्यापार करने वाले लोग थे, और इसमें जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे, बड़े किसान, छोटे किसान, और कह सकते हैं कि लेबर, लैंडलेस लेबर, जिनके पास जमीनें नहीं थी जो है। तो इस तरह से ये लोग थर्ड स्टेट में आते थे। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड स्टेट में नोबेल्टी और थर्ड स्टेट में और जो जितने बचे हुए लोग थे, द रेस्ट लोग, वही लोग आते थे इसमें। तो कहने का मतलब है कि ज्यादातर हम कह सकते हैं कि जो गरीब तबका था वो थर्ड स्टेट में आता था। और अगर हम बात करें कि कोई चीज, अगर कोई निर्णय अगर पास होना हो, कोई डिसीजन, जैसे राजा कोई भी डिसीजन लेता था तो ये स्टेट्स ऑफ जनरल की मीटिंग बुलाता था, स्टेट ऑफ जनरल की मीटिंग बुलाता था। तो मीटिंग बुला करके वो इनसे परामर्श लेता था। अब देखिए यहाँ पे एक बात है, फर्स्ट स्टेट के 300 लोग होते थे, सेकंड स्टेट के 300 और थर्ड स्टेट के 600 लोग होते थे। यानी कि थर्ड स्टेट्स में नंबर ऑफ पीपल क्या है, लार्ज है, यानी कि बड़ा है, यानी ज्यादा लोग इसमें हैं। जब इसमें ज्यादा लोग हैं, लेकिन उस समय की ये विडंबना थी, इट्स वाज वेरी बैड थिंग, बहुत बुरा था ये, कि अगर एक पर्सन का, अगर 1% आज क्या है, 1% है 1 वोट, एक व्यक्ति के पास एक ही वोट होता है। आप जानते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति वोट देने गया, तो जब भी वो पोलिंग बूथ पर वोट देने जाता है, जहां पे वोट कास्ट किया जाता है, वोट दिया जाता है, तो उसके हाथ में एक निशान लगा दिया जाता है ताकि एक व्यक्ति एक बार में एक ही वोट कर पाए, वो 2 वोट ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे क्या था कि 300 पीपल थे, तो इनका भी एक वोट माना जाता था, फर्स्ट स्टेट का एक वोट और सेकंड स्टेट का भी एक ही वोट, और थर्ड स्टेट जहां की 600 लोग होते थे वहां भी एक ही वोट माना जाता था। यानी कि ये जो 3 स्टेट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सभी लोग एक एक वोट इनका माना जाता था। जैसा मैंने आपको अर्लियर पहले बता दिया कि फर्स्ट स्टेट में लोग किससे संबंधित थे, राजा से संबंधित, क्लर्जी वगैरह, चूंकि पूरा
सुविधा पा रहे थे तो ये राजा की बात ही मानते थे, राजा इनकी बात मानता था। नोबेल्टी भी जो होते थे ये राजा से संबंधित है। तो कोई भी चीज होनी होती थी तो एक वोट आपका ये क्लर्जी का हो गया, एक वोट आपका नोबेल्टी का हो गया। तो क्लर्जी और नोबेल्टी अक्सर राजा के फेवर में वोट देते थे। तो कुल मिला के इनका वोट कितना हो गया, 2 हो गया। अब बचते थे यहाँ पे टीचर्स, या हम कह सकते हैं लेबर, या बिजनेस, या ट्रेडर, या और भी जो लोग बचते थे, वो बेचारे एक वोट यहाँ से होता था। तो 2 वोट हमेशा जो है, यानी कि मेजॉरिटी में कौन रहता था, क्लर्जी, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट रहता था। इनका 2 वोट हो गया, तो 2 वोट जो ग्रेटर हो जाता 1 वोट से, तो हमेशा जीत किसकी होती थी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट की। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आज का ये नियम है, हमारी गवर्नमेंट का ये नियम है, इस समय जो नियम है जब से डेमोक्रेसी आई है, कि जिसकी इनकम ज्यादा है, जिसकी इनकम ज्यादा है, गवर्नमेंट टैक्स किससे लेती है, जिसकी इनकम ज्यादा वो टैक्स देता है। गरीब आदमी तो टैक्स देता नहीं है। जो व्यक्ति 2.5 लाख या 3 लाख है, उससे ज्यादा कमाता है, उसको टैक्स देना होता है। टैक्स की भी कुछ सीमाएं होती हैं, उसके लिए मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इसमें आप यही जानते रहिए कि जो व्यक्ति जितना प्रॉस्परस है, जिसकी इनकम जितनी ज्यादा एनुअल इनकम, उस व्यक्ति को उतना ज्यादा उस हिसाब से टैक्स पे करना होगा। वो टैक्स पे का एक हर साल जो है, हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर हैं वो हर साल उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है या नहीं भी होता है, तो उसके कुछ अपने शेड्यूल हैं, उसी शेड्यूल के हिसाब से वो टैक्स पे करता है। लेकिन यहाँ टैक्स जो देने का काम है, तो टैक्स फर्स्ट और सेकंड स्टेट से नहीं लिया जाता था। टैक्स देता कौन था, थर्ड स्टेट के लोग देते थे, जिसमें कुछ लोग धनी थे, मानते हैं, जैसे व्यवसायी वर्ग है, मतलब ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, या कुछ नौकरी पेशा लोग हैं जो कि थोड़ा सा पैसा कमाते थे। तो ये तो, लेकिन जो गरीब वर्ग है वो कहाँ से टैक्स देगा, उसके लिए तो समस्या है। वो इतना ही कमाता था कि ही कैन ओनली सर्वाइव, वो केवल जीवित रह सके, इतना ही वो कमाता था। तो टैक्स लेने का काम बिल्कुल अपोजिट था उस समय। जो संपन्न थे वो टैक्स देते ही नहीं थे, जो गरीब थे उनसे टैक्स राजा लेता था। अजीब किस्म का राजा था लुईस 16। तो इस तरह से लोगों में अनसेटिस्फैक्शन आएगा, लोगों में सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा इस चीज को लेकर के कि भाई किंग बहुत अच्छा है, ठीक है, लुईस 16 तो काम अच्छा नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से लोगों के अंदर एक उपद्रव की भावना आने लगी कि भाई हम लोग भी जो है इस राजा को जो है मोनार्की सिस्टम को इग्नोर लोग करने लगे। तो ऐसी कंडीशन में लोग काफी ज्यादा वो उनके दिमाग में आने लगा कि भाई हम मोनार्की सिस्टम को यहाँ से हटाएंगे जो है, और क्या लाएंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका में जो है डेमोक्रेसी लाने के लिए लुईस 16 ने ब्रिटेन को कहा कि आप वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो वहाँ पे वहाँ की ब्रिटेन से कहा कि वहाँ की जो कॉलोनी है उसको आप छोड़ दीजिए तुरंत। तो इस तरह से दूसरे देश के लिए, यानी अमेरिका के लिए इन्होंने काम किया कि भाई वहाँ पे ब्रिटेन की कॉलोनी है उसको आप आज़ाद कर दीजिए। लेकिन वहाँ के लोग फ्रांस के लोग ये सोचने लगे कि हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरे के लिए तो बड़ा अच्छा बन रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस तरह से सबके अंदर, यानी कि अब देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग क्या करेंगे, ये तो भाई रिवॉल्यूशन करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे कि इनको तो आराम है, ये प्रॉस्परस है और भी प्रॉस्परस हो रहे हैं, इनको टैक्स नहीं देना है, तमाम तरह की सुविधाएं इनके पास हैं, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। कौन करेगा, थर्ड स्टेट के लोग करेंगे। थर्ड स्टेट में कुछ लोग पढ़े लिखे ज्यादा थे, आप जानते हैं, जैसे टीचर्स हो गया, बिजनेसमैन हो गए, ये सब, या और भी जो नौकरी पेशा लोग थे ये पढ़े लिखे थे। तो यही लोग क्या किए कि लोगों को समझाना स्टार्ट किए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो पेरिस में क्या हुआ कि एक दिन एक अलार्म घोषित किया गया, ये अफवाह फैली आप कह सकते हैं, कि राजा ने राजा ने जो है ढेर सारे अपने ट्रूप्स को, अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि वो लोगों को पकड़ के मारें, यानी राजा हमारे लिए सेना भेज रहा है। तो वहाँ के लोग, वहाँ के जो पुरुष वर्ग थे, वहाँ की जो स्त्रियां थी, सब लोग इकट्ठा होने लगे, और इकट्ठा होकर के उन्होंने एक हॉल में मीटिंग किया कि राजा अगर हमारे लिए सेना भेज रहा है हमको मारने के लिए, पकड़ने के लिए, तो हम लोग भी इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के उस राजा की सेना का क्या करेंगे, सामना करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनके पास चूंकि हथियार तो थे नहीं, तो वो पेरिस की तरफ बढ़ने लगे, और जहां भी फ्रांस की जो ऑफिसेस थी, जो गवर्नमेंट ऑफिस थी, जो फ्रांस के जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हथियार थे जो है,
तो उन्होंने क्या किया, ऑफिसेस को जला दिया, हथियार लूटने लगे। अंत में वो चले आए बास्तिल पर। ये बास्तिल क्या है? ये फ्रांस का किला, जहाँ की राजा के ढेर सारे मतलब हथियार थे, और उस किले में बहुत से लोगों को जो कि राजा का प्रोटेस्ट करते थे, लुईस 16 का प्रोटेस्ट करते थे, प्रोटेस्ट करने वालों को इस बास्तिल में नजरबंद किया गया था, उनको रखा गया था। तो लोग जो है वो भीड़ जो 7000 लगभग लोग थे जो है, ये 7000 लोगों ने आकर के बास्तिल पर हमला कर दिया। लाठी से, डंडे से, जो उनके पास जो भी हथियार था वो हमला कर दिए। और इस तरह हमला करने के बाद बास्तिल के किले को इन्होंने नष्ट कर दिया। किले को नष्ट करने के बाद जो भी लोग वहां बचे, जो भी प्रिजनर थे यानी कैदी थे, उनको वहां से मुक्त करा लिया गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने आपको थोड़ा बताया जो है। अब मैं अगली वीडियो में आपको और भी ज़्यादा बताऊंगा। तब तक के लिए हम लोग समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।